बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेटिंग का चैप्टर नंबर 37 की पार्ट 3 की वीडियो और लास्ट पार्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये सारा पढ़ चुके थे कि हम कोएगुलेशन को किस तरह से अवॉइड कर रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन में। उसमें हेपेरिन का रोल, एंटीथ्रोम्बिन का रोल, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके थे। आगे आता है कि जब एक क्लॉट बन जाता है फिर वो क्लॉट ख़त्म किस तरह से होता है, डिजॉल्व किस तरह से होता है। ठीक है, उसके लिए प्लाज्मिन होता है हमारे पास। बेसिकली एक प्लाज्मा प्रोटीन है, उस प्लाज्मा प्रोटीन का नाम होता है प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, ये प्लाज्मिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है। ये जब एक्टिवेट होता है तो ये बन जाता है प्लाज्मिन। ये प्लाज्मिन एक ट्रिप्सिन की तरह का एंजाइम है। जिस तरह ट्रिप्सिन होता है ना इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उस तरह की चीज़ है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन करता क्या है बेसिकली, ये फिब्रिनोजेन को, फिब्रिन फाइबर्स को और कोएगुलेंट्स को, इन सब चीज़ों को ना डाइजेस्ट कर देता है। तो क्लॉट इन्हीं सब चीज़ों से तो बना हुआ होता है। जब इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है तो क्लॉट को भी अल्टीमेटली ख़त्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक हो गया। तो आपके पास अगर प्लाज्मिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो क्लॉट को बनने ही नहीं देगा, वो क्लॉट बेचारा बनने लगेगा, वो डाइजेस्ट कर देगा। तो प्लाज्मिन के ज़्यादा होने की सूरत में आपके पास क्या हो जाती है, हाइपोकोएगुलेबिलिटी, यानी ब्लड क्लॉट प्रॉपर से नहीं हो पाता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हुआ था, ये कन्वर्ट कैसे होता है। प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन बनने के लिए ज़रूरत होती है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर की। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर कहाँ से आता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर आपके जो इंजर्ड टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग शुरू हुई है, या जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है, वही इसको रिलीज कर रहे होते हैं। अब सोचने की बात है कि जब इंजरी हुई तो क्लॉट बना, क्लॉट के अंदर प्लाज्मिनोजेन भी मौजूद है, स्टोर हुई हुई है या एक तरह से अंदर ट्रैप हुई हुई है। ठीक है, अगर इंजर्ड टिश्यू ने टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिलीज कर दिया तो वह प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट हो जाएगी। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट होगी तो क्लॉट को डिसॉल्व कर देगी। सीधी सी बात है। तो होता बेसिकली क्या है, ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है ये बहुत स्लोली रिलीज होता है। ठीक है, ये फौरन नहीं रिलीज होता, ये बहुत स्लोली 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 रिलीज होता है। तो क्लॉट बन जाता है, क्लॉट अपना काम पूरा कर देता है। उसके बाद जाके कहीं प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन में इतनी कन्वर्ट होती है कि क्लॉट को डिसॉल्व कर सके। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही क्लॉट बनना शुरू हुआ फौरन टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिलीज हुआ, फौरन प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हुआ और प्लाज्मिन ने क्लॉट को ख़त्म ही कर दिया। तो ये बहुत स्लोली रिलीज हो रहा होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। इस वजह से क्लॉट को बनने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है, बन के अपना काम करके उसके बाद प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर माइन्यूट क्लॉट्स बन रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ टाइनी क्लॉट्स बन रहे होते हैं। तो मतलब मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास क्लॉट्स बन रहे होते हैं। इन क्लॉट्स को भी ख़त्म करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए प्लाज्मिन का बड़ा अहम रोल है। यानी अगर प्लाज्मिन की कमी होगी तो ये बेचारे क्लॉट, ये जो सारे क्लॉट्स हैं ये जमा होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो प्लाज्मिन बहुत ज़्यादा हो गई तो हमने क्या कहा था, हाइपोकोएगुलेबिलिटी, यानी ब्लड क्लॉट हो ही नहीं सकेगा। और अगर प्लाज्मिन की कमी होगी तो क्या होगा, माइन्यूट क्लॉट जो बहुत सारे बनते हैं वो सारे जमा होना शुरू हो जाएंगे, ऑक्लूड करना शुरू कर देंगे हमारी ब्लड वेसल्स को। तो दोनों सूरतों में मसला है। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कंडीशंस दैट कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन ह्यूमंस। अच्छा, एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब लैक ऑफ कोएगुलेशन, ये बात तो डन हो गई ना। यहाँ भी जो हाइपोकोएगुलेबिलिटी का था इसका मतलब था, यानी ये कम कोएगुलेशन का क्या मतलब था, एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग या मैं कह सकता हूँ कि लैक ऑफ कोएगुलेशन, तीन वजूहात यहाँ पे लिखी हुई हैं। नंबर एक, विटामिन के डेफिशिएंसी, या हम कह सकते हैं लिवर का प्रॉपर काम ना करना। नंबर दो, हीमोफीलिया, यानी कोएगुलेशन फैक्टर्स में से फैक्टर 8 की कमी। और नंबर तीन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी प्लेटलेट्स की कमी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिवर की डिजीज़ को। बेसिकली बात क्या है, आपके बहुत से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ खास तौर पे प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, उसके अलावा फैक्टर 3, ये फैक्टर्स आपके बना रहा होता है लिवर, और विद द हेल्प ऑफ विटामिन के बना रहा होता है। अगर तो कोई लिवर की डिजीज़ हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, सिरोसिस हो जाए, एक्यूट गिलर ट्रॉफी हो जाए, तो ये सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं बन सकेंगे या कम बन सकेंगे, तो आपके पास ब्लीडिंग डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर लिवर सही काम कर रहा है लेकिन विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी यही मसला बनेगा कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉपर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन सकेंगे और ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। असल में विटामिन के का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो विटामिन के होता है ना, ये ग्लूटामिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करने का रोल प्ले कर रहा होता है। बेसिकली ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन का एक स्टेप को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर सही से बन नहीं सकेंगे।
तो विटामिन के तो आपके इंटेस्टाइन में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम खुराक में कम विटामिन के भी लेंगे तो अंदर मौजूद बैक्टीरिया बना लेगा। हाँ, अलबत्ता जो बेबीज़ हैं उनके अंदर अभी हो सकता है अभी इंटेस्टाइन में प्रॉपर बैक्टीरिया ने काम शुरू ना किया हो, तो उनके अंदर विटामिन के को देना ज़रूरी हो जाता है। एक बात तो ये हो गई। उसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि विटामिन के आपके इंटेस्टाइन में बंद सही से रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ है जो कि विटामिन के को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो भी आपके पास जाहिर सी बात है विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात है कि कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें फैट सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जब फैट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो चूंकि विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन के ने फैट्स के साथ ही एब्जॉर्ब होना होता है, तो अगर फैट्स की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो गई तो विटामिन के की भी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो गई और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा, फैट्स को कौन डाइजेस्ट कर रहा होता है? बाइल डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो अगर फेलियर ऑफ लिवर टू सिक्रीट बाइल हो जाए, यानी सही बाइल की प्रोडक्शन ना हो, तो क्या होगा? फैट्स की डाइजेशन नहीं हो सकेगी। फैट्स की डाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा? फैट्स सही से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और फैट सही से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो विटामिन के भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। रिजल्टेंटली विटामिन के डेफिशिएंसी हो गई। तो मुख्तलिफ तरीके हम पढ़ रहे हैं कि किस किस तरह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, और जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग की डिजीज हो जाएगी। अच्छा, एक और मसला भी है। जब विटामिन के कोएगुलेशन फैक्टर को बनाने के लिए यूज़ होता है ना, तो विटामिन के बेचारा खुद इनएक्टिव हो जाता है। जब एक दफ़ा यूज़ हो जाए तो ये इनएक्टिव हो जाता है। फिर इसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, ये जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1, ये जो एंजाइम है ये विटामिन के को दोबारा से एक्टिव करता है। तो अगर इस एंजाइम की कमी होगी तो भी विटामिन के की कमी हो जाएगी, डेफिनेट सी बात है। तो ये तो हमने मुख्तलिफ चीज़ें देख ली कि कब विटामिन के की कमी हो सकती, एक्टिव फॉर्म की कमी हो सकती है, या उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है, या बाइल की कम प्रोडक्शन की वजह से विटामिन के की कम एब्जॉर्प्शन हुई है, या मुख्तलिफ चीज़ें हमने पढ़ ली विटामिन के की डेफिशिएंसी कब होती है। एक और बात उन्होंने बताई है कि हम अगर चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर ये ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज ना करे, या कोई सर्जरी से पहले हम ऐसा प्रोसीजर चाहते हैं, तो हम विटामिन के ना इंजेक्ट कर देते हैं। विटामिन के इंजेक्ट करने से प्रॉपर सही से कोएगुलेशन फैक्टर बनते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, और कोएगुलेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक, यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया हमने लिवर को और विटामिन के को, ख़त्म। अगली चीज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिजीज़ का ही नाम है। ये है ही वो डिजीज़ जिसके अंदर आपके पास ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। बेसिकली दो तरह के हीमोफीलिया होते हैं आपके पास। एक तो है हीमोफीलिया ए, जिसको हम कहते हैं क्लासिक हीमोफीलिया। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8। फैक्टर 8 की कमी से होता है हीमोफीलिया ए, और 85% जो हीमोफीलिया के केसेस होते हैं वो यही होते हैं, हीमोफीलिया ए ही होता है। ठीक, बाकी का जो 15% पेशेंट में हीमोफीलिया होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। तो 85% पेशेंट में हीमोफीलिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, और 15% पेशेंट में हीमोफीलिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। अच्छा, अब अगर हम हीमोफीलिया को थोड़ी सी जेनेटिक्स को देखें तो हीमोफीलिया बेसिकली एक रिसेसिव चीज़ है जिसकी वजह से ये फीमेल में बहुत थोड़ी होती है, मेल में आमतौर पे होती है। बेसिकली है क्या ये? देखिए, मैं अगर आपको शो करूँ तो जो कैपिटल एक्स है दैट स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, और स्मॉल एक्स का मतलब है कि हीमोफीलिया हो गया। ठीक है, तो या चले मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो एक्स ये कैपिटल एच के साथ है ये नॉर्मल है, और एक्स विद स्मॉल एच ये हीमोफीलिया वाला एक्स है। ठीक है, अब एक फीमेल है एक्स विद कैपिटल एच और एक्स विद स्मॉल एच, तो ये जो नॉर्मल वाला है ना इसके अंदर ये डोमिनेट कर जाएगा, तो इस फीमेल को तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है, ये फीमेल कैरियर होगी लेकिन इसमें हीमोफीलिया नहीं होगा। मेल बेचारे में तो एक वाई होता है और एक एक्स होता है। अगर इस एक्स के साथ स्मॉल एच लग गया तो ये मेल हीमोफिलिक हो गया, और अगर कैपिटल एच लग गया तो ये मेल नॉर्मल है। अब अगर नॉर्मल मेल हो और कैरियर फीमेल हो तो ये फीमेल क्या क्या कौन कौन से केमिस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है? एक एक्स विद कैपिटल एच और एक एक्स विद स्मॉल एच, और मेल बेचारा तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्स विद कैपिटल एच और वाई। ठीक हो गया। इस फीमेल के जो बेटे होंगे वो आधे बेटे, क्योंकि बेटों में फादर से तो आना होता है वाई। अब अगर मदर से स्मॉल एच आ गया तो बच्चा बेचारा हीमोफिलिक हो जाएगा, ये वाला, और अगर मदर से कैपिटल एच आ गया तो बच्चा नॉर्मल होगा। तो हाफ ऑफ द सन्स ऑफ सच अ वुमेन विल बी हीमोफिलिक एंड हाफ ऑफ द सन्स विल बी नॉर्मल। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूं डॉटर की, तो डॉटर में फादर से तो ये वाला एक्स आएगा ना जो कि नॉर्मल है ही है,
फीमेल से अगर ये वाला एक्स आ गया तो इस डॉटर को अलबत्ता हीमोफीलिया तो नहीं होगा, लेकिन ये अपनी माँ की तरह एक कैरियर बन जाएगी, यानी इसके आधे बेटों को होगा। और अगर मदर से नॉर्मल वाला आ जाए तो फिर ये जो बेटी होगी, क्योंकि फादर से तो आने नॉर्मल है, तो ये जो बच्ची होगी या ये जो डॉटर होगी, इस डॉटर के अंदर हीमोफीलिया नहीं होगा, ये कैरियर भी नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो जो हीमोफिलिक मदर है उसके हाफ सन्स हीमोफिलिक होंगे, हाफ सन्स नॉर्मल, और उसकी हाफ डॉटर्स कैरियर होंगी और हाफ डॉटर्स नॉर्मल। ठीक हो गई बात। तो ये थोड़ी सी उन्होंने यहाँ पे बताई हुई थी उसकी ये जो क्रोमोसोम्स के ऊपर उनकी जेनेटिक्स होती है। आगे आता है कि क्या जो डिग्री की ब्लीडिंग की टेंडेंसी है या सेवेरिटी है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी जेनेटिक डिफिशिएंसी पे, कि जेनेटिकली कितना मसला है, क्या इश्यूज हैं। वो कह रहे हैं कई दफ़ा तो इतनी भी ब्लीडिंग हो जाती है कि एक दांत निकलवाने पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ पे कई दिनों तक खून निकलता रहता है क्योंकि वो क्लॉट ही नहीं हो पा रहा। हीमोफीलिया हुआ हुआ है, फैक्टर 8 की कमी है, तो इंट्रिंसिक पाथवे चल नहीं पा रहा। तो आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग का इंट्रिंसिक पाथवे नहीं चल रहा, एज ए रिजल्ट क्लॉटिंग सही से हो नहीं पा रही, कई दिनों बाद जाकर क्लॉटिंग हो रही है। अच्छा, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है ना, इस फैक्टर 8 के दो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, एक लार्ज कंपोनेंट होता है और एक स्मॉल कंपोनेंट होता है। इस स्मॉल कंपोनेंट की कमी की वजह से ये वाला हीमोफीलिया होता है। ठीक है, कि जो हीमोफीलिया ए हो रहा है ये स्मॉल कंपोनेंट की कमी की वजह से हो रहा है, और अगर लार्ज कंपोनेंट की कमी हो जाए तो फिर हीमोफीलिया नहीं होता, अलबत्ता एक और डिजीज होती है जिसका नाम क्या है, ये वोन विलिवरेंट डिजीज। ठीक हो गया, ये होती है अगर लार्ज कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हो तो। अब एक पैराग्राफ में उन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि जिस पेशेंट को क्लासिक हीमोफीलिया है, इसका मतलब है उसको फैक्टर 8 की कमी है, तो हम उसके अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं फैक्टर 8 का। जिस चीज़ की कमी थी उस चीज़ का इंजेक्शन लगा दिया, मसला हल हो गया। फैक्टर 8 बता रहे हैं कि वो दूसरे हम इंसानों से निकालते हैं, उनके ब्लड से डिराइव करते हैं या किस तरह से निकालते हैं, वो सिंपल चीज़ है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये जो एक्सेसिव ब्लीडिंग थी उसमें पहले हमने लिवर की डिजीजेज और विटामिन के की डेफिशिएंसी पढ़ ली, फिर हमने हीमोफीलिया पढ़ लिया। अब हम तीसरा क्या पढ़े, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। प्लेटलेट्स का आपको पता है कि बहुत अहम रोल था, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी प्लेटलेट से आ रहा होता है, और ख़ास तौर पे जो आपके पास इंट्रिंसिक पाथवे है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स वगैरह भी प्लेटलेट से आ रहे थे। तो प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो आपकी क्लॉटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी। तो जिनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है उनके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है, जैसे हीमोफीलिया में इंक्रीज करती है। अलबत्ता फ़र्क ये है कि जिनमें प्लेटलेट्स की कमी होती है उनमें स्मॉल वेन्यूल्स और कैपिलरीज वगैरह में ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है, और जिनको हीमोफीलिया होता है उनकी लार्ज ब्लड वेसल्स में से ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। आपके जहन में होगा जब डेंगू की एपिडेमिक आई थी तो डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप कर जाती थी, और जब ज़्यादा ड्रॉप करी थी तो नाक से खून निकलना और कान से मुख्तलिफ जगहों से खून निकलता था। तो उसकी वजह यही थी कि प्लेटलेट्स के कम हो जाने से क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती थी और ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती थी। अब बेसिकली होता है क्या है, जब स्मॉल वेन्यूल्स और कैपिलरीज के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर गई है तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगह पर छोटी छोटी ब्लीडिंग्स हो रही होती हैं। ठीक है, ये जो ब्लीडिंग्स होती हैं ये आपको स्किन से हल्के हल्के पर्पलिश ब्लॉचेस कुछ जगह पर नजर आती हैं। इन पर्पलिश ब्लॉचेस की वजह से हम इस डिजीज को नाम दे देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्योरपेरा। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्योरपेरा। ठीक हो गया। उसके बाद सिर्फ वो बेसिक सी कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट 150,000 से लेके 300,000 यानी 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक होनी चाहिए प्लेटलेट्स। अगर 50,000 से नीचे होती हैं तो आपके पास टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह से अगर 10,000 से नीचे हो जाए तो फिर तो ये कोई लीथल हो सकती है। तो ये सिंपल से उन्होंने बताया कि कितनी प्लेटलेट्स हो तो मसला बन जाता है। अच्छा, आपको याद होगा प्लेटलेट्स का एक और काम क्लॉट रिट्रैक्शन भी था। जब मैंने कहा था कि ये देखिए ये बीच में ये ब्लैक प्लेटलेट्स आ जाएंगे, प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्लॉट भी यूं रिट्रैक्ट, तो क्लॉट रिट्रैक्शन भी प्लेटलेट्स का रोल था। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि हम कई दफ़ा प्लेटलेट्स की गिनती के बगैर भी बता सकते हैं किसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि उनके ब्लड क्लॉट रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो हमें पता चल जाता है कि ये आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को जज करने का, टेस्ट करने का एक तरीका क्लॉट की रिट्रैक्शन को चेक करना भी है। गुड हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स की डिफिशिएंसी की वजह नहीं मालूम, यानी अननोन कॉज है, तो इसको हम कहेंगे आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आइडियोपैथिक बेसिकली उन्हीं डिजीज के साथ हम लगा रहे थे जिसकी हमें कॉज कंफर्म नहीं होती, चाहे वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो या कोई भी चीज़ हो। तो आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्या मतलब है कि हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह नहीं पता। ठीक,
अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, या तो फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि ब्लड डाल दें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स हों, ट्रांसफ्यूजन की वजह से बंदे के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाएगी, या स्प्लीनेक्टोमी करें। स्प्लीनेक्टोमी में हम स्प्लीन को इम्प्रूव कर देते हैं कि ये जो स्प्लीन है ये प्लेटलेट्स को ब्लड से उस तरह से रिमूव ना करें, क्योंकि स्प्लीन का काम होता है प्लेटलेट से ब्लड को रिमूव करना। तो स्प्लीनेक्टोमी में हम स्प्लीन को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। जनाब स्प्लीन अगर मैंने पहले का इम्प्रूव कर देते हैं तो वो गलती हुई है, स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। और स्प्लीन को रिमूव करने से, चूंकि स्प्लीन ज़्यादातर प्लेटलेट्स को कत्ल कर रहा होता है, तो स्प्लीन को रिमूव करने से प्लेटलेट्स का कत्लेआम ख़त्म हो जाता है और प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन। सिंपल सी बात है, कोई एबनॉर्मल क्लॉट की डेवलपमेंट हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, एवं कोई क्लॉट बन गया है, उसको हम कहेंगे थ्रोम्बस। अगर ये क्लॉट अपनी जगह पे रहने के बजाय ब्लड के साथ फ्लो करना शुरू हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्बोला है या एम्बोलस। ठीक हो गया। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब ये जो बिला वजह क्लॉट बन क्यों जाता है, कि नॉर्मल हमें कोई क्लॉट की जरूरत नहीं थी, क्लॉट क्यों बन गया? या तो कोई एंडोथीलियल सरफेस जो है ब्लड वेसल की वो थोड़ी रफ हुई हुई है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी वजह से वो रफ हुई हुई है, तो कोई क्लॉटिंग फैक्टर बेचारा उस रफ जगह पे क्लॉट बनाना शुरू कर देगा। या कोई ऐसी वजह है कि ब्लड का फ्लो बहुत स्लो हुआ है, मुख्तलिफ सर्कुलेटरी कंडीशंस की वजह से, या ओल्ड एज में भी कई दफ़ा हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो जब बहुत स्लो होता है तब भी थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। हम इन एबनॉर्मल क्लॉट्स को ट्रीट कैसे करते हैं? आपको पता है ना, क्लॉट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास प्लाज्मिन होता है जो कि प्लाज्मिनोजेन से बन रहा होता है, और प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने के लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होता है। तो हम जेनेटिकली इंजीनियर जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होता है इसको इंजेक्ट कर देते हैं, उनको बंदे के अंदर प्लाज्मिन बनता है, प्लाज्मिन क्लॉट को खुद ही खत्म कर देता है। फिर आगे आता है फीमोरल वीनस थ्रोम्बोसिस एंड मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें बेसिकली होता क्या है कि वो ये बता रहे हैं कि अगर कभी कुछ इस तरह से हो जाए कि टांग में कोई घुटनों के कुछ इस तरह से पिलो रखा कि ब्लड का फ्लो बहुत स्लो हो गया, किसी वजह से ब्लड का फ्लो टांग में इतना स्लो हो जाए, तो ज़्यादा स्लो होने की वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं, जो वेन्स हैं टांग की, उनके अंदर क्लॉट पैदा हो सकता है। और ये क्लॉट जो है ये डेवलप करता 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 ऊपर ऑलमोस्ट हिप्स तक, या ये आपके इलियक वेन या इवन कई दफ़ा इंफीरियर वेना कैवा तक ये क्लॉट जा सकता है। ठीक है। अब चांसेस क्या होंगे, ये क्लॉट बन तो गया है, ये क्लॉट यहाँ से ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ऊपर चला गया, ऊपर कहाँ जाएगा, राइट हार्ट में, राइट हार्ट से आगे कहाँ जाना होता है, लंग्स में, लंग्स में जाके पल्मोनरी आर्टरीज में ये क्लॉट फंस जाएगा। क्योंकि वेन तो बहुत खुली थी ना, मिसाल के तौर पे वेना कैवा में क्लॉट बना है तो वेना कैवा तो बहुत खुली है, क्लॉट गुजर गया, राइट एट्रियम भी बहुत खुला गुजर गया, राइट वेंट्रिकल बहुत खुला गुजर गया, राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा ना वो मजीद पल्मोनरी आर्टरीज में, वहाँ जाके इसने फंस जाना है, वहाँ जाके ये फंसना शुरू हो जाएगा। तो जब ये पल्मोनरी इसको क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ट्रीटमेंट इसका भी वही है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इसके अंदर इंजेक्ट कर दो ताकि वो क्लॉट को जाके डाइजेस्ट कर दे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। इसमें होता क्या है कि ये जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ना, ये सर्कुलेशन में कई जगह पे एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ओकेजनली द क्लॉटिंग मैकेनिज्म बिकम्स एक्टिवेटेड इन वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन गिविंग राइज टू कंडीशन कॉल्ड डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। इसकी वजह बेसिकली क्या होती है कि बॉडी में कोई ना कोई ऐसा टिश्यू होता है जो खराब हो रहा होता है, वो टिश्यू खराब होते हुए ढेर सारी अमाउंट्स में आपको टिश्यू फैक्टर बनाया जाता है। याद होगा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर से क्लॉटिंग स्टार्ट होती थी, टिश्यू फैक्टर आपके ब्लड में सर्कुलेट कर जाता है और जगह जगह जाके ये क्लॉटिंग कॉज करना शुरू कर देता है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि सेप्टिसीमिया यानी किसी सेप्टिक कंडीशन की वजह से सर्कुलेटरी शॉक हो रहा होता है। इस सेप्टिसीमिया खासतौर पर जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, एंडोटॉक्सिन्स आपका जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, ये चीज़ें हमने सर्कुलेटरी शॉक में पढ़ी थी कि सर्कुलेटरी शॉक अगर किसी टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से हो सकता है। तो ये जो टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से सर्कुलेटरी शॉक होता है ये बहुत लीथल होता है। 85% पेशेंट्स में ये लीथल होता है। वजह क्या है कि अभी हमने देखा है कि ये जो है मुख्तलिफ जगहों पर, जारी वजह वो टॉक्सिक जब पूरी सर्कुलेशन में फैल गया तो मुख्तलिफ जगहों पर क्लॉटिंग कॉज करवा रहा है और मुख्तलिफ तरह के इशूज़ कॉज करवा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है एंटी कोएगुलेंट्स फॉर क्लिनिकल यूज़। सबसे ज़्यादा क्लिनिकली जो हम एंटी कोएगुलेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो होते हैं हेपारिन और कोमैरिन्स। ये दोनों के नाम लिखे हुए हैं, हेपारिन एंड कोमैरिन्स। जैसा कि हमें पता है कि हेपारिन एक एंटी कोएगुलेंट है, तो हेपारिन को अगर हम इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते किसी के अंदर तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ कर जाता है। यानी पहले अगर
6 मिनट में क्लॉट बनना था तो अब शायद कुछ ज़्यादा, पहले 1-2 मिनट में क्लॉट बनना था तो अब 6 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इतना लेट क्लॉट हो सकता है। ठीक है, हल क्या है, होता बेसिकली जो मतलब ये हेपेरिन ख़त्म कैसे होगा, हमने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया हेपेरिन, थोड़ी देर तक तो ये क्लॉटिंग टाइम को लेट रखेगा, यानी कहीं पे क्लॉट बनना है तो वो क्लॉट लेट बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली को 1.5 घंटे से 4 घंटे के टाइम के बाद ये जो हेपेरिन है ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। बॉडी के अंदर एंजाइम होता है हेपेरिनेज, ये हेपेरिनेज एंजाइम इस हेपेरिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक हो गया, यानी ये नहीं है कि हेपेरिन हमेशा ही बंदे में रहता है और ख़त्म, हेपेरिनेज को ख़त्म कर देता है। आगे आता है कोमैरिन्स, एग्जांपल है कोमैरिन की वारफेरिन, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये वारफेरिन पता है क्या करता है, हमने ना एक एंजाइम पढ़ा था, उसका नाम था विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1, याद है ना, ये मैंने जूम करके भी दिखाया था ये वाला एंजाइम। ये इस एंजाइम का क्या काम था, विटामिन के को एक्टिवेट करना। ये जो आपके पास है ना वारफेरिन, ये इस एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है, ख़राब करता है, स्लो कर देता है। जब ये एंजाइम स्लो होता है तो विटामिन के एक्टिव नहीं हो पाता, विटामिन के एक्टिव नहीं हो पाता तो कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं बन पाते, कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं बन पाते तो क्लॉटिंग अवॉइड हो गई, और इस तरह से ये एक एंटी कोएगुलेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। तो अब वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वारफेरिन के इंजेक्ट करने के बाद फ़ौरन तो नहीं आपकी क्लॉटिंग डिले होगी, बल्कि अभी जो प्लाज्मिनोजन वगैरह बन गए हुए हैं वो प्लाज्मिनोजन एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब दोबारा बनाने की बारी आएगी तो फिर तो हमने विटामिन के को एक्टिव नहीं होने दिया, तो दोबारा बनाने की बारी आएगी तो क्लॉटिंग डिले हो जाएगी, यानी थोड़ी देर बाद जाके क्लॉटिंग डिले होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कोएगुलेशन आउटसाइड द बॉडी, कि हमने बॉडी से बाहर ब्लड निकालना है, टेस्ट ट्यूब में निकालना है, तो नॉर्मली तो ये तकरीबन 6 मिनट के अंदर क्लॉट हो जाएगा, वो लोथड़ा सा बन जाएगा। हम चाहते हैं क्लॉट ना हो, हम अगर ग्लास कंटेनर में करें तो 6 मिनट में हो जाएगा, हम स्पेशल सिलिकॉनाइज्ड कंटेनर यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो क्लॉट है ना वो कोई तकरीबन घंटा या उससे भी देर बाद जाके बन रहा होता है। इसकी वजह यही है कि बेसिकली ये प्लेटलेट्स और फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट नहीं कर रहा होता, उनको नहीं बता रहा होता कि भाईजान क्लॉट बनाने शुरू करो, क्योंकि सिलिकॉन है तो ये ज़रा अच्छा काम कर जाता है। उसके अलावा हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं कि हम ब्लड को निकाल के ब्लड के अंदर हम हेपेरिन डाल देते हैं, ख़ास तौर पे सर्जिकल प्रोसीजर्स में जब हम चाह रहे होते हैं कि हम हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं तो जो ब्लड है वो एक आर्टिफिशियल हार्ट में से और आर्टिफिशियल लंग में से होकर गुजरे, तो ये भी तो चांसेस है ना जब वो आर्टिफिशियल हार्ट में से गुजरे तो वहाँ जाके क्लॉट ही हो जाए, क्योंकि भाई एक और अजीब चीज़ के साथ उसका सामना हो रहा है तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाए, तो हम उसको उस क्लॉटिंग को अवॉइड करने के लिए हेपेरिन को यूज़ करते हैं। ठीक है। एक और चीज़ याद होगी आपको कि कैल्शियम आइंस का बड़ा ज़बरदस्त रोल था क्लॉटिंग के अंदर, हर जगह कैल्शियम आइन यूज़ हो रहे थे, सिर्फ इंट्रिंसिक पाथवे के पहले 2 स्टेप्स के अलावा इंट्रिंसिक पाथवे के बाकी सारे स्टेप्स में, एक्सट्रिंसिक पाथवे के सारे स्टेप्स में, हर जगह जो कैल्शियम यूज़ हो रही थी, अगर हम किसी तरह कैल्शियम को काबू कर लें तो हम ब्लड की क्लॉटिंग को काबू कर सकेंगे। हम पता क्या करते हैं, हम सॉल्युबल ऑक्सलेट कंपाउंड्स डाल देते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में। ये जो ऑक्सलेट कंपाउंड्स हैं ये कैल्शियम को कंबाइन कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाते हैं। जनाब कैल्शियम, वो जो आयनिक कैल्शियम थी उसकी तादाद कम हो गई, हमारा मसला हल। उसके अलावा हम क्या कर देते हैं, हम सिट्रेट आयन डाल देते हैं। ये जो सिट्रेट आयन होता है ये उस कैल्शियम को अनआयोनाइज कर देता है। दोबारा वही काम हो गया कि आयोनाइज कैल्शियम कमी, आयनिक कैल्शियम की कमी हो गई, दोबारा हमारा मसला हल हो गया कि जनाब ज़बरदस्त कैल्शियम की कमी हो गई तो कोएगुलेशन अवॉइड हो गई। अच्छा, अब 2 तरह के एंटी कोएगुलेंट देख लिए, सिट्रेट और ऑक्सलेट, लेकिन हम कह रहे हैं सिट्रेट जो है ना ये ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि अगर हमने बॉडी के अंदर डालना है ना तो फिर ऑक्सलेट के थोड़े से टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन सिट्रेट के वैसे कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं होते, बल्कि सिट्रेट तो अगर लिवर सही से काम कर रहा है ना तो ये थोड़ी देर बाद उसको यूज़ कर लेता है, कोई मतलब ग्लूकोज वगैरह बना लेता है ऐसे, तो सिट्रेट तो आपके लिए कोई ऐसा नुकसानदेह नहीं होता, थोड़ी देर बाद काम में आ जाता है। लेकिन ऑक्सलेट जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा हार्मफुल होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए सिट्रेट को यूज़ करें एज एन एंटी कोएगुलेंट। ठीक। नेक्स्ट चीज़ आती है ब्लड कोएगुलेशन टेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि ये बंदे का ब्लड जो है वो नॉर्मल टाइम में कोएगुलेट कर जाता है कि नहीं करता। वो हल्का सा अगर कट लगता है या कोई हल्की सी उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो कोएगुलेशन नॉर्मल टाइम में स्टॉप होती है कि नहीं होती, यानी 1 से 6 मिनट जो कि नॉर्मल टाइम है इसके अंदर अंदर कोएगुलेशन को ब्लड को स्टॉप हो जाना चाहिए, कोएगुलेशन हो जानी चाहिए, क्लॉटिंग हो जानी चाहिए और ब्लीडिंग स्टॉप हो जानी चाहिए। मैं मालूम चाहता हूँ, मैं कोएगुलेशन को स्टॉप होना कह रहा था, ब्लीडिंग स्टॉप होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं हमारे पास। कभी हम देखते हैं ब्लड बॉडी से किसी देर तो ब्लीड कर रहा है, कभी हम ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ग्लास टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको कॉन्टिन्यूसली हल्का हल्का हिलाते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि तकरीबन 6 अगर इस तरह करें तो फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर 6 से 10 मिनट बाद जाके ये जो ब्लड है ये कोएगुलेट हो जाता है। तो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स है और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में थोड़ा मुख्तलिफ टाइम आता है हमारे पास।
ब्लड के क्लॉट करने का। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। ये ज़रा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बेसिकली क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है ना, इसको हम कह देते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर तो बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन बड़ी ज़्यादा मौजूद है तो फिर ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम थोड़ा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोथ्रोम्बिन इतनी कम हो जाए तो ज़्यादा कम होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये जितना शॉर्ट है, इसका मतलब है प्रोथ्रोम्बिन उतनी ज़्यादा मौजूद है या क्लॉटिंग उतनी जल्दी हो रही है। तो ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे उन्होंने प्रोथ्रोम्बिन की कंसंट्रेशन है और यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन की कंसंट्रेशन 100 है, टाइम तकरीबन 12 सेकंड है। कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, टाइम उतना ही है। लेकिन जब कंसंट्रेशन कोई 40% से भी कम हो गई है ना, अब आप देखिए टाइम बढ़ना शुरू हो गया। क्लॉटिंग में बहुत टाइम लग रहा है जनाब। जब कोई 6.25 पे आ गई है ना इसकी कंसंट्रेशन, तो फिर टाइम देखो कोई 60 मिनट तक, 1 मिनट तक लग रहा है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, जो कि नॉर्मल कितना होता है 12 सेकंड। ये चीज़ हमने बता दी। अब हम करते हैं क्या है बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में, हम टिश्यू फैक्टर निकालते हैं मुख्तलिफ ह्यूमन टिश्यूज़ में से। टिश्यू फैक्टर आपको याद होगा, किसी भी किस्म की टिश्यू इंजरी की सूरत में टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा होता है ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो हम ये टिश्यू फैक्टर मुख्तलिफ जगह से बॉडी के टिश्यू से निकाल रहे होते हैं। अच्छा, बल्कि इससे पहले एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं यहाँ पर मिस कर गया, कि हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मैयर किस तरह से करते हैं। बेसिकली हम करते हैं क्या है, पेशेंट से ब्लड को निकालते हैं, ब्लड को निकाल के फ़ौरन ऑक्सीलेट कर देते हैं। ऑक्सीलेट क्यों करते हैं? ताकि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ना हो सके। जो पहले से मौजूद कैल्शियम है, जो प्रोसीजर है वो ज़रा एकदम स्टॉप करते हैं। इसको स्टैंडर्डाइज करने के बाद जब कैल्शियम ऑक्सीलेट ने अपने साथ लगा ली, अब हम अपनी तरफ से ढेरों ढेर कैल्शियम ऐड कर देते हैं। ये कैल्शियम पुराने ऑक्सीलेट को उसके इफेक्ट को भी नलिफाई कर देती है और क्लॉटिंग स्टार्ट कर लेती है। अब हम नोट करते हैं कितना टाइम लगा और इस टाइम को हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम नोट कर लेते हैं। ठीक हो गया। आगे मैंने आपको ये बता दिया था कि मुख्तलिफ जगह से हम टिश्यू फैक्टर निकाला, टिश्यू फैक्टर को निकाल के हम चेक कर रहे होते हैं क्लॉटिंग को। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ टर्म्स है आपके पास। एक इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो है, एक इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स है। ये हम असल में एक चेक कर लेते हैं इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक। उसके बाद हम करते हैं क्या है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना वो नॉर्मल हमें पता है कितना है, मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ होता है। लेट्स से कि 12 सेकेंड ये नॉर्मल, ठीक है। हमने टेस्ट किया, उस पर प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो कितना निकला, तो हम रेशो डालते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट डिवाइडेड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल। जितना भी फ़र्क आया या जो भी अगर तो सेम होगा फिर तो आंसर 1 आ जाएगा, और अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो फिर आंसर कम आ जाएगा। अगर तो टेस्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा है, तो आपके पास इसमें पॉजिटिव आंसर होगा। उसको हम रेज टू द पावर कर देंगे इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स से। ये जो आंसर आएगा ना, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ नॉर्मल रेज टू द पावर ऑफ इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, ये जो आंसर आएगा ये होगा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। नॉर्मली ये कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल इंसान में 0.9 से 1.3 होती है, यानी 1 तो आइडियल है ना कि टेस्ट और नॉर्मल सेम हो जाए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ टेस्ट और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ नॉर्मल सेम हो जाए, ठीक है। तो वो तो आइडियल है, लेकिन 0.9 से 1.3 हम इसको नॉर्मल समझते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर हमने कोई एंटी कोएगुलेंट डाला हुआ है, एंटी कोएगुलेंट थेरेपी कर रहे हैं, तो इसका ब्लड तो जल्दी क्लॉट नहीं होगा, इसका तो टेस्ट में प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा आएगा, तो इसमें INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ज़्यादा होगी। तो यही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जिसमें हम वारफेरिन थेरेपी वगैरह कर रहे होते हैं उनके अंदर ये जो INR है यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो है ये 2 से 3 आती है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आती है। ठीक हो गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे और मुझे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।